होगा। और हम लोगों ने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का पूरा डेफिनेशन समझा। जो आपने कल इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का डेफिनेशन समझा वो आपके लॉ के सिलेबस में लिखा हुआ है, वो पूरा का पूरा सिलेबस में लिखा हुआ है। अभी तक लॉ में कभी भी नहीं आता था क्योंकि हमको पता रहता था ऑडिट आएगा तो अब ऑडिट आने का स्कोप नहीं है, तो हमारे लॉ के वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल आपने उसको बेसिक लेवल पे बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब दोस्तों मेरी बात सुनो, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि 148 के अलावा सारे सेक्शंस, जो सारे सेक्शन मतलब इजीली 143 बचे और उसके अलावा क्वेश्चन बैंक के जितने भी क्वेश्चन अपन कर सके वो अपन करेंगे। पर उसके लिए अपने को सबसे बड़ा पहाड़ जो चढ़ना है वो है आप लोगों का सेक्शन नंबर 148 143। प्लीज अपना नोट्स खोलो और नोट्स में हेडिंग डालो पावर एंड ड्यूटीज, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। भैया स्क्रीन सेट कर दे श्रीधर, राजेश सर। अरे राजेश सर, अरे अर्शिका आज फिर से बता दूंगा मैं, टेंशन मत लो राजा। उत्कर्ष कह रहा है क्विज, क्विज हमारे क्लास के एंड पे अपन क्विज ले लेंगे, ठीक है राजा। मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चों तुम टेंशन मत लो, ये अपन क्या करेंगे पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिट करेंगे। उसके बाद मैं आपको कल की क्लास में जो अपन ने 142 पढ़ा था और 145 पढ़ा था जो ना के बराबर था वो अपन लोग अच्छे से रिवाइज करके अपन फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का कल पढ़ा था उसका बस डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने डेफिनेशन लिख लिया होगा उतना इंपॉर्टेंट मतलब रिलेवेंट है उतना आपने लिख लिया होगा तो काफी होगा। तब उसके बाद दोस्तों मेरी बात सुनो, ठीक है ऑनलाइन वाले बच्चों का मैसेज इसलिए नहीं दिखता, बीच में बोलते बहुत हो। हाँ चलो सर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से शांति से सुनना। सर बहुत इजी सेक्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पर आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि राजा अभी तक आपने क्या किया है। आपने 139 में ऑडिटर को क्या किया था, अपॉइंट, बोले आजा आजा। 140 में आपने बोला निकाल दूंगा, ढंग से काम कर नहीं तो निकाल दूंगा। अच्छा पहले ये बता तू क्वालिफाइड है भी, पहले ये बता तू क्वालिफाइड है भी। अच्छा हो गया सिलेक्शन, अभी सैलरी नहीं डिस्कस करोगे, कितनी सैलरी लोगे डिस्कस नहीं करोगे। हैशटैग 3 इडियट्स क्या बोलता है एग्जैक्टली, सैलरी डिस्कस नहीं करोगे भाई, तो 142 में बोलेंगे कैसे नहीं डिस्कस करेंगे। अभी तुमने सैलरी डिस्कस कर ली, अब काम भी तो डिस्कस कर लो। और जब काम डिस्कस करोगे तो क्या नहीं करना है वो भी बात कर लेना। जब काम डिस्कस करोगे तो क्या नहीं करना है वो भी बात कर लेना। अपॉइंटमेंट और रिमूवल, क्वालिफिकेशन, रेम्युनरेशन, ड्यूटीज, प्रोहिबिशन, सिंपल लॉजिकल सीक्वेंस। सर 144 हो गया, उसके बाद आपने क्या किया, ऑडिट। ऑडिट करके रिपोर्ट बनाओगे, रिपोर्ट को क्या करोगे, साइन। साइन करने के बाद क्या करोगे, जनरल मीटिंग में रखोगे। तो 146 में तू भी जनरल मीटिंग अटेंड कर लेना। और ये सब का कॉन्ट्रावेंशन किया तो 147 और कॉम्प्लीमेंट्री में आएगा 148 कॉस्ट ऑडिटर के बारे में। अरे समझे क्या, वेरी लॉजिकल फ्लो ऑफ सीक्वेंस आपको इसी तरीके से याद करना है। पर राजा 143 बहुत प्यारा सेक्शन है जो दो चीजों के बारे में बात करता है, पावर और ड्यूटीज। सर कैन समवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड ड्यूटीज। सर पावर पी से शुरू होता है, ड्यूटीज डी से शुरू होता है, मुक्का एम से शुरू होता है, पी से बकवास एम से मत करो। सर बताओ मेरे को क्या होता है आपका पावर एंड ड्यूटीज का फर्क। सर पावर मतलब मेरा अधिकार क्या है, ड्यूटीज मतलब मेरी जिम्मेदारियां क्या है। पावर्स मतलब मेरा अधिकार, मेरा राइट्स, व्हाट ऑल कैन आई डू। ड्यूटीज मतलब मेरे को क्या क्या बेसिक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ड्यूटीज होती है। सर ऑडिटर के कुछ पावर्स होते हैं, ऑडिटर के कुछ ड्यूटीज होते हैं। सर पावर क्या होता है सबसे पहले डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द पावर ऑफ एन ऑडिटर। पावर सबसे पहले क्या बात करेंगे सर, पावर के बारे में बात करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना। सर पावर, एक मेरे को सबसे पहले बताओ बेसिक काम क्या है ऑडिटर का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना। किसका ऑडिट करना, तुम बोल ही नहीं रहे हो, किसका ऑडिट करना। जो नहीं बोलेगा वो कुत्ता, बोले हाँ मैं हूं, मैं नहीं बोलूंगा। बोल पावर ऑफ ऑडिटर क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना। बोलो क्या करना। अभी मैं पकड़ लूंगा कौन कौन कुत्ता है। हाँ वेरी गुड, अब वेरी गुड वेरी गुड, तू मेरी तरफ से बोल दिया कर, मैं देखो एक बार हिंट दूंगा पूरा लगा देना, ठीक है। सुनो मेरी बात सुनो सर क्या कहा मैंने, पावर ऑफ एन ऑडिटर में क्या आता है राजा। ऑडिटर का बेसिक काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना। उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दोगे तो उसको बोलोगे कर ले ऑडिट, कैसे नहीं दूंगा। तुम दोगे नहीं तो कैसे करेगा वो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दोगे तो उसको बोलोगे कर ले ऑडिट, कैसे नहीं दूंगा। तुम दोगे नहीं तो कैसे करेगा वो। भाई ऑडिटर की बात चल रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सामने, तुम क्या सोच रहे हो। सर अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दोगे तो वो ऑडिट कैसे करेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना जरूरी है। आपने बोल दिया ये बैलेंस शीट, आपने दिखा दिया बैलेंस शीट में करंट एसेट 1 करोड़ का है, उसने पूछा कहां से आया भाई करंट एसेट,
बोल दिया नहीं दूंगा। भाई नहीं दोगे तो वो कैसे रिपोर्ट देगा? ऑडिटर अपना रिपोर्ट कैसे देगा? तो ऑडिटर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। तो सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटर की देखो पावर, देखो जब चाहे मांग सकता है और जब मांगा उनको देना पड़ेगा। तो इतना क्यों हंस रहा है भाई? इतना लोटपोट होकर के क्यों हंस रहे हैं? हाँ? कॉन्सेप्ट समझ, कॉन्सेप्ट समझ। मेरी बात सुनो सर, मैंने क्या कहा? ऑडिटर जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस मांगता है और जब भी वो एक्सेस मांगेगा मैनेजमेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस देना पड़ेगा। वो मना नहीं कर सकते। ये इसकी पावर है। क्या पावर है? जब मांगेगा। अच्छा पावर है ना? जो मैं इधर लिखो पॉइंट नंबर 1। सर मैं इसको आप लोगों के लिए इस सेक्शन को वापस सीएसआर जैसे 10 पॉइंट में डिवाइड कर देता हूं। चलो इसको छोटा कर देते हैं, काम करते हैं 8 पॉइंट में डिवाइड करते हैं। लिखो पॉइंट नंबर 1, पावर ऑफ ऑडिटर्स। पावर ऑफ ऑडिटर सबसे पहला, निशांत आंख बंद करके कॉन्सेप्ट सुन रहे? भाई तू अग्रवाल कंट्रोल, भाई क्या कर रहा है? सब पूरा नहीं शेयर कर देना है। बताओ पढ़ाई कौन करेगा? देखो सर सबसे पहला क्या है? राइट टू एक्सेस, राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट ऑल टाइम्स। सर ऑडिटर का सबसे पहला हक क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस कभी भी मांग सकता है, चाहे वो रजिस्टर ऑफिस में रखा हो या वो चाहे एनी अदर प्लेस कहीं पे भी रखा हो, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस मांग सकता है। दूसरा सर ऑडिटर में रिक्वायर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। आपको ये नोट्स लिखने के बाद फेयर नोट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों ने, लेकिन इसके चार्ट बना लेने चाहिए घर में जाकर के एक A4 साइज पेपर में, तो आपको बहुत प्यारा याद हो जाएगा। बट क्या रिक्वायर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द ऑफिसर्स, देखो कैसा लिखा मैंने, और एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज से क्या मांग सकते हैं? इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं, जो भी उनको चाहिए। सर वो एक्सेस कर सकता है रिकॉर्ड्स ऑफ सब्सिडियरी एंड एसोसिएट एज वेल। उनके भी रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है। किनके? सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी के रिकॉर्ड्स को भी एक्सेस कर सकता है, जितना उसके कंसोलिडेशन के लिए रेलेवेंट है। किसके लिए रेलेवेंट बोला राजा मैंने? कंसोलिडेशन के लिए रेलेवेंट है। सर कंसोलिडेशन के लिए रेलेवेंट है आपका सब्सिडियरी और एसोसिएट। आप अपने सब्सिडियरी और एसोसिएट के रिकॉर्ड्स भी मांग सकते हो। अरे ये बेसिक पावर है। कितना बेसिक पावर? बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे। फिर उसको कुछ पूछ रहे हैं ऑफिसर, टपली मारा, बोले ऑफिसर मेरे को क्या दे? इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन दे। और तीसरा सबसे बोलोगे थोड़ा, देखो भैया है थियरी। जहां हमने ऑडिट वर्ड बोल दिया वहां पे तुम्हारे मन में आ जाना चाहिए थियरी थियरी थियरी। नहीं सुनूंगा सो जाऊंगा, नहीं सुनूंगा सो जाऊंगा, बोलता रहूंगा जगता रहूंगा। कोशिश करो बोलते रहो, जगते रहो, सुनते रहो, जागते रहो, बोल के सो जाते हो। मैं देखता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं, मस्ती जब होती है 30 सेकंड के लिए इतने चार्ज हो जाते हैं, 30 सेकंड में डिस्चार्ज। इधर एक जना हंस रहे गलत मीनिंग लेके, दूसरे तरफ एक लड़के को बोलिए, और मैं यहाँ पे खड़े होकर के तुम मेरे मन को दूषित कर रहे हो, पोल्यूट कर रहे हो, और मैं सोच रहा हूँ ये हो क्या रहा है भाई? भाई हैंड्स प्रूव्ड, मैं बस जरिया हूँ, तुमको तुम्हारी सोच से मिलाता हूँ। इधर देखो, 3 पावर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दूसरा इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, एंड तीसरा एक्सेस रिकॉर्ड्स ऑफ सब्सिडियरी एंड एसोसिएट फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। राजा 3 पॉइंट है सर, बेसिक पॉइंट है। अब सर पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ। राजा पॉइंट नंबर 1 तो पावर के बारे में था। पावर के 3 सिंपल वर्ड्स, कीवर्ड्स याद करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। सर मैं एक बात बोलूं क्या? क्लास में खत्म करके चले जाओ, घर जाके कुछ रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार देख के चार्ट्स बनाने में 20 मिनट लगेगा, लॉ का काम खत्म हो जाएगा। आप प्लीज क्लास में रिवाइज करके चले जाओ, क्लास में रट करके चले जाओ, पॉइंट सारे याद हो जाने चाहिए। पहला हो गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दूसरा हो गया इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, तीसरा हो गया सब्सिडियरी या एसोसिएट। सर दूसरा पॉइंट, सर इंक्वायरी बाय ऑडिटर। क्या कहा मैंने? इंक्वायरी बाय ऑडिटर, यानी कि कुछ केसेस में ऑडिटर को इंक्वायरी करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रैकेट में लिखो 6 पॉइंट्स। 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे ऑडिटर इंक्वायरी करेगा। सर वैसे तो ऑडिटर बहुत सारी चीजों पे इंक्वायरी करेगा, बहुत सारी चीजें पूछेगा, हर एक चीज पे ध्यान देगा, पर लॉ ने आपको 6 ऐसी बातें बता रखी है जहां पे आपको ढंग से इंक्वायरी करना जरूरी है। मतलब सर ये 6 कॉमन मिस्टेक्स है, या 6 कॉमन एरर्स है, या यूं कह लो 6 कॉमन फ्रॉड है जो एक मैनेजमेंट करता है। सर मेरे को एक बात बताओ, पहला पॉइंट लिखो, लोन्स एंड एडवांसेस
लोन्स एंड एडवांसेस के 2 पॉइंट प्रॉपर्ली सिक्योर्ड terms are not prejudicial to interest of company. सर सुनो, सर मैंने क्या कहा? दो चीज। राजा सुनो मेरी बात, सुनो। सर लोन्स एंड एडवांसेस क्या होते हैं? मेरे को एक चीज बेसिक बताओ, लोन्स एंड एडवांसेस मेरा असेट होता है कि लायबिलिटी होती है? सर लोन क्या होता है मेरा? लोन्स एंड एडवांसेस क्या होता है? चमका जो बीच बीच में लोग ऑडिट लायबिलिटी बोले, सर लोन्स एंड एडवांसेस मेरा असेट होते हैं। अब राजा मेरे को एक बात बताओ, सुनना प्लीज मेरी बात ध्यान से, ये लिखना नहीं, ठीक है? रिलायंस इंडस्ट्रीज जो ऑरेंज में लिखूंगा अभी वो मत लिखना। सर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या किया? उसने अपने डायरेक्टर को लोन दिया, 10 करोड़ रुपए का। ये डायरेक्टर की इनकम कितनी है? डायरेक्टर की इनकम है 50 लाख रुपए साल की। तुमको लगता है वो 10 करोड़ का लोन दे पाएगा, रिटर्न कर पाएगा? नहीं सर, मतलब ये रिस्की है। सर तो क्या करना चाहिए रिलायंस ने? आइडियली यहाँ पे सिक्योरिटी लेनी चाहिए। क्या सिक्योरिटी? कि भैया तू अपना घर मेरे नाम पे गिरवी करवा दे तो मैं तेरे को क्या दे दूंगा, तेरे को पैसे दे दूंगा। अब राजा घर गिरवी करवा दे। अब सर उसने बोला 10 करोड़ का लोन ले ले और बदले में 3 करोड़ का घर गिरवी रखवा दे। ये सही है क्या? सर इससे किसका नुकसान होगा? सर इससे कंपनी का नहीं, शेयर होल्डर्स का नुकसान होगा, क्योंकि कंपनी का नुकसान यानी कि शेयर होल्डर का नुकसान। तो ये शेयर होल्डर को लेकिन ये चीजें बताएगा कौन? हमारा ऑडिटर। ऑडिटर जाके बोलेगा कि अगर हमने सिक्योर्ड लोन दिया है तो क्या वो प्रॉपरली सिक्योर्ड है, और दूसरा क्या उसके टर्म्स प्रीजुडिशियल है? क्या लिखा है? टर्म्स प्रीजुडिशियल। सर प्रीजुडिशियल मतलब नुकसान, प्रीजुडिशियल मतलब नुकसान। क्या उसके टर्म्स तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं? क्या टर्म्स? सर एक एग्जांपल दो। सर ये डायरेक्टर को जो तुमने लोन दिया था 10 करोड़ का, मार्केट में अगर लोन लेते तो रेट चल रहा था 8% का और तुमने दिया 1.8% का। तुमने बोला 8% की ज्यादा जगह कितना? 1.8%। मेरे को एक बात बताओ राजा, ये लोन जो तुमने कम रेट पे दिया है इससे किसका नुकसान हो रहा है? शेयर होल्डर का पैसा है ये 10 करोड़, तेरे को कोई अच्छी जगह यूज करना चाहिए था। तूने क्या किया? तूने उसको कहीं लोन दे दिया जहां पे तेरे को इंटरेस्ट रेट भी मार्केट के हिसाब से नहीं मिल रहा है। तो ये जा करके ऑडिटर चुगली कर देगा किसके पास? शेयर होल्डर के पास। पर अभी चुगली नहीं कर रहे, अभी इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी मतलब पूछताछ कर रहे हैं। सबसे पहले वो लोन्स एंड एडवांसेस में देखेगा प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है, और दूसरा क्या टर्म्स जो है वो प्रीजुडिशियल तो नहीं है। सर कीवर्ड्स याद करो, पहले क्या लिखा है? वेदर द लोन्स एंड एडवांसेस आर प्रॉपर्ली सिक्योर्ड एंड वेदर द टर्म्स आर नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। इस पे क्या करेगा वो? इंक्वायरी। पॉइंट नंबर 2 लिखो सर, पॉइंट नंबर 2 लिखो। ट्रांजैक्शंस represented by mere book entries, mere book entries को अंडरलाइन करो। transaction represented by mere book entries are not prejudicial to company। ट्रांजैक्शन represented by mere book entries are not prejudicial to the company। क्या मतलब सर? सर व्हाट डू यू मीन बाय mere book entries? कोई ऐसी चीजें जो सिर्फ बुक की एंट्री है और बुक की एंट्री के अलावा कुछ भी नहीं है। सर मैंने अगर एक जमीन खरीदा, लैंड 1 करोड़ रुपीस डेबिट टू कैश, 1 करोड़ का मैंने जमीन खरीदा, मेरा असेट कितने का दिख रहा है? 1 करोड़ का। अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे कंपनी में नए नए इन्वेस्टर्स चाहिए। तो मैंने क्या किया? मैंने बोला लैंड को क्या कर देते अपन? रीवैल्यू कर देते। रीवैल्यू करके 1 करोड़ के लैंड को मैंने 10 करोड़ का रीवैल्यूएशन कर दिया। अब जो ये मैंने रीवैल्यूएशन किया, इससे क्या मेरे पास कोई पैसा आया? नहीं। मैंने कोई पैसा दिया? नहीं। कुछ भी फायदा हुआ? नहीं। ये तो एक मियर बुक एंट्री है ना, जो रीवैल्यूएशन एंट्री, इट इज अ मियर बुक एंट्री। तो जो तूने बुक एंट्री पास की है उससे क्या कंपनी का नुकसान हो रहा है? हो रहा है ना। ये जो तूने फालतू की बुक एंट्री पास की है इससे कंपनी का नुकसान ही हो रहा है ना। तू क्यों कर रहा है ऐसी एंट्री?
ताकि तू वैल्यूएशन बढ़ा सके और तू इन्वेस्टर से ज्यादा पैसा ले सके। पर ये नुकसान है, आपका ऑडिटर जाके क्या कर देगा, रिपोर्ट कर देगा। सर वहां पे मियर बुक एंट्रीज में लिखो एक एरो डाल करके, रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व एग्जाम्पल, रीवैल्यूएशन रिजर्व, कि भैया मेरा रीवैल्यूएशन रिजर्व जो है या उस तरह के जो मियर बुक एंट्रीज है, इट इज ऑल व्हाट, इट शुड नॉट बी प्रिजुडिशियल टू द कंपनी। पॉइंट नंबर 3, सर जहां आपके असेट्स हैं, असेट्स में कौन से वाले असेट्स, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए या अदर सिक्योरिटीज हो गए, क्या तुमने इनको सोल्ड किया है, सेल किया है फॉर ए प्राइस लेस देन परचेज प्राइस, फॉर अ प्राइस लेस देन परचेज प्राइस? बता सकते हो क्या मतलब है सर इसका? सर समझना मेरी बात, अगर मान लो एक मेरे पास बिल्डिंग थी जो मैंने कितने की खरीदी थी, 10 करोड़ की, और उसको मैंने बेचा कितने पे, 7 करोड़ पे, तो मेरा लॉस कितने का हुआ, 3 करोड़ पे। तो उसके बारे में ऑडिटर ये वाले पॉइंट में क्या करेगा, इंक्वायरी, सर इंक्वायरी करेगा। सर लॉस है कि प्रॉफिट है, बोलो बोलो, नहीं तो मैं घोप दूंगा, घोप दूं। देखो लॉ बचा है, देख लो बचा है, रिकॉर्डेड कौन देगा, मैं दूंगा क्यों पापा? अच्छा, चार बच्चों के चक्कर में जा रहा हूं, लेकिन अभी मैं क्या करता हूं, पहले रिकॉर्डेड दे देता हूं। इससे कुछ नहीं होगा। अरे इसका रिसीट चेक कर दो भाई, एक वीडियो तो बाहर निकाल दो, बेटे तो भी बाहर निकाल दो, पैसे भी आ गए। सर मेरी बात, सर 10 करोड़ में से 7 करोड़, 10 करोड़ का खरीदा, 7 करोड़ का बेचा, मतलब 3 करोड़ का क्या हो गया, लॉस। तो लॉस के बारे में यहाँ पे इंक्वायरी करोगे, पर बिल्डिंग वगैरह का नहीं भाई। सिर्फ 3 स्पेसिफिक एसेट है, शेयर्स, डिवेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज। मतलब सर एक बात समझो, अगर मैं जोमेटो, तुमने जोमेटो को पैसा दिया क्या करने के लिए, कि तू चुपचाप खाना बेच, क्या अगर चुपचाप खाना बेच। मैं होशियारी मार के मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बोला सरप्लस पैसा, एक काम करता हूं, रिलायंस के शेयर खरीद लेता हूं। तुम बोलोगे अबे रिलायंस का शेयर खरीदना ही होता तो हम डायरेक्टली खरीदते ना, तेरे को पैसा देंगे तो रिलायंस का शेयर खरीदेगा, ये तो नॉनसेंस है। पर राजा कुछ कंपनी तो रिलायंस के शेयर में जोमेटो, तुमने जोमेटो को पैसा दिया क्या करने के लिए, कि तू चुपचाप खाना बेच, क्या अगर चुपचाप खाना बेच। मैं होशियारी मार के मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बोला सरप्लस पैसा, एक काम करता हूं, रिलायंस के शेयर खरीद लेता हूं। तुम बोलोगे अबे रिलायंस का शेयर खरीदना ही होता तो हम डायरेक्टली खरीदते ना, तेरे को पैसा देंगे तो रिलायंस का शेयर खरीदेगा, ये तो नॉनसेंस है। पर राजा कुछ कंपनीज करते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए जोमेटो का पोर्टफोलियो में बहुत सारा अदर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है। आपको पता है जोमेटो की बहुत बड़ी वैल्यूएशन दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके आती है, उसके फूड चेन का इतना वैल्यूएशन नहीं है, उसका जो भी प्रॉफिट होता है उसको वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इन्वेस्ट करते जाते हैं। तो राजा मेरी बात सुनो, तू कर इन्वेस्टमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर तूने इस साल कोई भी इन्वेस्टमेंट लॉस में बेचा है तो हमारी जिम्मेदारी है उस पर इंक्वायरी करना और शेयर होल्डर को रिपोर्ट करना कि शेयर होल्डर सुन भाई, तूने जो फूड चेन को पैसा दिया था वो उस पैसे को लगा करके शेयर मार्केट में नुकसान खा रहे, तू देख ले तेरे को इन्वेस्टेड रहना है कि नहीं रहना है। तो सर ये कौन से स्पेसिफिक चीजों के लिए, शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज को आपने बेचा है परचेज प्राइस से कम पे, प्रॉफिट में बेचा तो कोई टेंशन नहीं, तू कमा, अच्छे से कमा, पर कम में बेचेगा तो ऑडिटर तुम्हारा रिपोर्ट कर देगा। सर अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्रोविजन का कुछ एक्सेप्शन होना चाहिए, कुछ एक्सेप्शन होना चाहिए, तो सोच के बताओ कि भैया तुम क्यों रिपोर्ट कर रहे हो, ये क्यों रिपोर्ट कर रहे हो, कि तेरा काम है फूड चेन चलाना और तू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो हम रिपोर्ट कर देंगे। पर कौन से केस में हम रिपोर्ट नहीं करेंगे? सर अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हो या फिर अगर आप एक बैंकिंग कंपनी हो, सर ये लोगों का रेगुलर ओसीओबी होता है। ओसीओबी बोले तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसमें वो क्या करते हैं, जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो भैया वो लोग का तो रोज का काम होता है ना, प्रॉफिट लॉस तो उनके बिजनेस का एक हिस्सा है, तो वहां पे घुसने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपका कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट कोई भी और कंपनी है जो शेयर सिक्योरिटी है इसमें डील कर रहे हैं, उसको बेचा है परचेज प्राइस से कम में, तो आप रिपोर्ट कर दोगे। लिखो सर पॉइंट नंबर 4, फिर से आया आपका लोन्स एंड एडवांसेस, whether loans and advances have been shown as deposits। सर कुछ कंपनीज क्या करती है, अपने डायरेक्टर को लोन दिया और उसको लोन वाले सेक्शन में दिखाने की जगह वो उसको डिपॉजिट दिखा देते हैं, क्योंकि डिपॉजिट
if you realize, is a more feels a lot safer when I use the word deposit कि मैंने यार ये पैसा मेरा डिपॉजिट किया है और ये पैसा मैंने लोन दिया है. रिस्की कौन सा लग रहा है? लोन. डिपॉजिट लग रहा है. डिपॉजिट मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट, सेफ इन्वेस्टमेंट, अच्छा लग रहा है. तो लोग क्या करते हैं बताए, अपने रिलेटेड पार्टी को लोन देते हैं और उसको एज ए डिपॉजिट शो कर देते हैं कि रिलायंस ने मान लो रिलायंस जियो को लोन दिया और दिखा दिया कि इट इज डिपॉजिटेड विद रिलायंस जियो, तो लोन्स एंड एडवांसेस को एज ए डिपॉजिट शो नहीं कर सकता. और फिफ्थ पॉइंट सर, 6 पॉइंट से मैंने बोले थे ऐसे ही छोटे छोटे. फिफ्थ पॉइंट हमारे प्रैक्टिकल लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वेदर पर्सनल expenditure is shown as revenue expense. Whether personal expenditure is shown as revenue expense या charged to revenue account. मतलब क्या सर? मैंने अपने पीएनएल में मेरे पर्सनल खर्चे डाले. सर एक होता है बिजनेस का खर्चा, एक होता है मेरे पर्सनल खर्चे. अगर मान लो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके गया और डेट पे लेके जाने का मेरा खर्चा हुआ एक डेट का मान लो 5,000 रुपया, तो अगर 5,000 रुपए का खर्चा हुआ तो मैंने बोला वेरी गुड, अपने पीएनएल में डेबिट कर देते, कंपनी के एक्सपेंस में से माइनस करवा लेते. लॉ ने बोला नहीं नहीं, डिफरेंशिएट बिटवीन पर्सनल एक्सपेंस एंड बिजनेस एक्सपेंस. तो अगर आप पर्सनल एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस में चार्ज करोगे तो आपका ऑडिटर इंक्वायरी करेगा. पर कैसे करेगा सर? ऑडिटर ना इनवॉइसेस मांगता है कि भैया एक बात बता, तू गया था आसमाना. वो इनवॉइस मांगेगा, देखेगा आसमाना का बिल आया 5,000 रुपए का. वो बोलेगा तू गया था आसमाना, और तू जब आसमाना गया था तो तू किसके साथ गया था? मैंने बोल दिया एक एम्प्लॉय थे. तो बोले अच्छा आप और एक एम्प्लॉय आप आसमाना गए थे, अच्छा ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है. व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस वाज हैपनिंग? मैंने बोला रहने दे, हटा दे तू पीएनएल से, हटा दे, ज्यादा क्वेश्चन मार्क नहीं, हटा दे तू पीएनएल से. सर अगर आपने पर्सनल एक्सपेंडिचर को कहां पे दिखाया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, तो लॉ कहता है नहीं चलेगा. उसके बाद आगे बढ़ो राजा. लास्ट पॉइंट सर, अगर आपने अपने बुक्स में ये कहा है कि शेयर्स आर अलॉटेड फॉर कैश, सर अगर आपके बुक्स में आपने ये कहा है दैट शेयर्स आर अलॉटेड फॉर कैश, तो उस केस में आप ये देखना कैश एक्चुअल में रिसीव हुआ था क्या? कैश एक्चुअल में रिसीव हुआ था क्या? और अगर नहीं रिसीव हुआ था तो भैया तू ये बता कि तेरा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, तूने जो बैलेंस शीट बनाया है वो करेक्ट है क्या, वो रेगुलर है क्या, और वो मिसलीडिंग तो नहीं है? करेक्ट है क्या, रेगुलर है क्या, मिसलीडिंग तो नहीं है? देख लिया सर? लास्ट लाइन समझा सकते हो क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर तुमने दिखाया है शेयर्स आर अलॉटेड फॉर कैश, लिखना मत सर, पर शेयर दो तरीके से इशू हो सकता है, फॉर कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन. नो कंसिडरेशन का एग्जांपल बोनस शेयर. फॉर कंसिडरेशन में भी दो तरीके का होता है, इन काइंड भी हो सकता है, इन कैश भी हो सकता है. कैश मतलब ऐसा नहीं रोकड़ा लेके आए, कैश मतलब पैसे आए, वो कैश में आए हो, अकाउंट में आए हो, कुछ भी पैसा आए. पर सर इन काइंड मतलब क्या? आपने घर खरीदा, बदले में शेयर्स दे दिए. सर हम ना तो नो कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं, ना तो इन काइंड की बात कर रहे हैं. हम बोल रहे हैं अगर तूने कंसिडरेशन, अगर तूने शेयर्स इशू किया है फॉर कैश, क्या मतलब? अगर मैंने शेयर्स अलॉट किया है और मैंने बदले में 10 करोड़ कैश लिया, तो ऑडिटर सिंपल ये चेक करेगा कैश आया है क्या. अगर मान लो ऐसा पता चला कि मैंने अडानी लिमिटेड ने गौतम अडानी को शेयर्स इशू किए हैं पर बदले में कैश नहीं आया, ये लोग क्या बोल रहे थे? झूठ बोल रहे थे, जबरदस्ती का कैश शेयर्स इशू कर रहे थे. तो उस केस में क्या होगा? ऑडिटर चेक करेगा कि भैया बुक्स ऑफ अकाउंट जो है और जो बना हुआ बैलेंस शीट है, क्या वो करेक्ट है, क्या वो रेगुलर है, मतलब क्या वो नॉर्मल है, और कहीं वो मिसलीडिंग तो नहीं है. क्योंकि यार तुम एक सोचो ना, ऑडिटर को क्या झटका लगेगा. ऑडिटर बोला बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. क्या लिखा है? कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. उसने बोला शेयर कैपिटल तो इशू हो गया, वेरी गुड. उसने जाके चेक किया कहां पैसे आए बता, बैंक अकाउंट में एंट्री दिखा, और उसने देखा कि बैंक अकाउंट में एंट्री नहीं है, पैसे ही नहीं आए. तूने बोगस, क्या बोला मैंने? बोगस मतलब तूने फेक इशू कर दिया. ऑडिटर की फट जाएगी भाई, बोलेगा मैं तेरे किस बात पे भरोसा करूं भाई? तेरा बुक्स ऑफ अकाउंट, तेरा बैलेंस शीट मेरे को नहीं पता वो करेक्ट है क्या, मेरे को नहीं पता वो रेगुलर है क्या, मेरे को तो लगता है वो मिसलीडिंग है. तो ये चीजों पे वो क्या करेगा? इंक्वायरी. सर हम लोगों को ना 6 ऐसी बेसिक चीजें मिली थी,
हम लोगों को मतलब एज एन ऑडिटर, तो वो हमने लॉ में लिख दी कि भैया ये 6 चीजों पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दे देना सर, अभी टाइम है, इसको याद करेंगे। मेरी बात सुनो, जैसे आपका आपका डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट आता है डीआरएस, जिसमें कितने पॉइंट्स आते हैं? 6। वैसे यहाँ भी 6 पॉइंट्स आए और ये 6 पॉइंट्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कैसे याद करवाऊंगा इसको? देखो सर, हर चीज का शॉर्टकट नहीं बनाएंगे अपन, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको अपन 6 पॉइंट को 2-2 पॉइंट्स में बांटेंगे। कैसा? पहला लिखा है लोन्स एंड एडवांसेस के 2 पॉइंट्स। क्या है 2 पॉइंट्स? पहला, इट इज प्रॉपर्ली सिक्योर्ड, टर्म्स आर नॉट प्रिजुडिशियल। और नेक्स्ट कि लोन्स एंड एडवांसेस को तुमने डिपॉजिट की तरह तो नहीं दिखाया है। उसके बाद सर 2 एंट्रीज का पॉइंट है, एक जो मियर बुक एंट्रीज है वो प्रिजुडिशियल तो नहीं है, और दूसरा पर्सनल एक्सपेंस को तूने रेवेन्यू में तो नहीं दिखा दिया, ये भी तो बुक एंट्री है ना, ये भी तो बुक एंट्री है ना। और उसके बाद 2 स्पेशल है कि तेरा जो असेट है वो अगर तूने परचेज प्राइस से कम पे बेचा है तो तू उसके बारे में इंक्वायरी कर, और अगर तूने शेयर्स इशू किया है फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैश तो ये देख कैश आया क्या, वरना तू वो कर। क्या? शक। शक। ठीक है सर, समझे क्या? सर याद करो 6 पॉइंट, याद करो। एक जन को खड़े करके पूछूंगा मैं, याद करो। यू हैव जस्ट 60 सेकेंड्स, 1 मिनट। कशिश के पीछे जो बैठा है बोल भाई 6 पॉइंट। पहला फटाफट, तू कशिश के पीछे बैठा है। प्रांजल, प्रांजल नाम है ना तेरा? वो कशिश है, तू कशिश है या तो वो देखो कशिश समझता है। हाँ, Loans and advances are shown as deposits. Okay. Loans and advances are properly